भारत, एक ऐसा देश जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। यह सिर्फ एक उपमा नहीं थी, बल्कि उस समय की सच्चाई थी। यहाँ की धरती उपजाऊ थी, नदियां जीवन से भरी थीं, और यहाँ की कारीगरी, व्यापार और संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी इसकी चर्चा होती थी। भारत के मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची यूरोप के बाजारों में सोने के बराबर कीमत रखते थे। भारतीय कपड़े, खासकर मलमल और रेशम, इतने महीन होते थे कि उन्हें पहनना शान की बात मानी जाती थी। यही वजह थी कि यूरोप के व्यापारी किसी भी तरह भारत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। पुराने समय में भारत और यूरोप के बीच व्यापार जमीनी रास्तों से होता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। लेकिन यह रास्ता लंबा, महंगा और कई बार खतरनाक भी होता था। इसलिए यूरोप के देशों ने समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। कई नाविक निकले, कई रास्ता भटक गए, कुछ कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन 1498 में वास्को द गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार करते हुए भारत के कालीकट तट तक पहुंच गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अब यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री रास्ता खुल चुका था। इस खोज के बाद सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने गोवा जैसे इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए। उनके बाद डच और फ्रांसीसी भी भारत पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी ताकत थी जिसने धीरे धीरे सबसे ज्यादा पकड़ बना ली, इंग्लैंड। साल 1600 में इंग्लैंड ने एक व्यापारिक संस्था बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने विशेष अधिकार दिए थे कि वह एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकती है। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए भारत आई थी। उनका उद्देश्य साफ था, भारत से सस्ता माल खरीदना और उसे यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस कंपनी के इरादे बदलने लगे। जब अंग्रेज भारत पहुंचे, उस समय यहां मुगल एम्पायर का शासन था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। अंग्रेज जानते थे कि सीधे टकराव से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने मुगल दरबार में अपनी पहुंच बनाई और व्यापार की अनुमति मांगी। खास तौर पर बादशाह जहांगीर के समय उन्हें भारत में व्यापार करने की इजाजत मिल गई। शुरुआत में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके बाद उन्होंने मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण शहरों में अपने ठिकाने स्थापित किए। इन जगहों पर उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई जो असल में गोदाम और व्यापारिक केंद्र थे। लेकिन धीरे धीरे इन फैक्ट्रियों के चारों ओर किलेबंदी होने लगी। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार करनी शुरू कर दी। यह साफ संकेत था कि अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं रहा। इसी दौरान भारत के अंदर भी हालात बदलने लगे। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता बिखरने लगी। अलग अलग प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने लगे और देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यही वो मौका था जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच की दुश्मनी को और बढ़ाया। कहीं उन्होंने दोस्ती का दिखावा किया, तो कहीं एक राज्य को दूसरे के खिलाफ भड़काया। उनकी नीति साफ थी, फूट डालो और राज करो। इस नीति के जरिए उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर आया 1757 का साल, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। इसी साल बैटल ऑफ प्लासी हुई। यह लड़ाई बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। देखने में यह एक सामान्य युद्ध था, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश छुपी थी। अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को निष्क्रिय रखा। इससे नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों को आसानी से जीत मिल गई। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि भारत में अंग्रेजों के शासन। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ की संपत्ति ने अंग्रेजों को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया। उन्होंने बंगाल से भारी मात्रा में धन लूटना शुरू कर दिया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, व्यापारियों को नियंत्रित किया गया और स्थानीय उद्योगों को कमजोर कर दिया गया। भारत की दौलत धीरे धीरे इंग्लैंड भेजी जाने लगी। अब अंग्रेजों के पास पैसा भी था और सेना भी। उन्होंने पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ संधियां की और फिर धीरे धीरे उन पर नियंत्रण स्थापित किया।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के तहत उन्होंने उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया जहां कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए बदल दिया। उन्होंने भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बना दिया और इंग्लैंड को तैयार माल बनाने का केंद्र। इससे भारतीय कारीगरों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। कई कारीगर बेरोजगार हो गए और गरीबी बढ़ने लगी। किसानों की हालत भी खराब हो गई। उन पर इतने भारी कर लगाए गए कि उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। कई बार अकाल पड़ने पर भी अंग्रेजों ने कर वसूली जारी रखी। लाखों लोग भूख और गरीबी से जूझने लगे, लेकिन अंग्रेजों का ध्यान सिर्फ अपने मुनाफे पर था। इसी दौरान अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। ये सिपाही अंग्रेजों के आदेश पर काम करते थे, लेकिन उनके मन में असंतोष बढ़ रहा था। उन्हें कम वेतन मिलता था, उनके साथ भेदभाव होता था और उनके धर्म और परंपराओं का भी अपमान किया जाता था। और फिर 1857 में एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और आम जनता ने भी उनका साथ दिया। यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई भारतीय शासकों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब पूरे देश ने एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि अंत में यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन कर दिया गया। अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, कानून बनाए और रेल, टेलीग्राफ और डाक जैसी सुविधाएं शुरू की। लेकिन इन सब का उद्देश्य भारत का विकास नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण बनाए रखना था। धीरे धीरे भारत के लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें अपने अधिकार वापस चाहिए तो उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हुए। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। यह संघर्ष आसान नहीं था। इसमें कई लोगों ने अपनी जान दी, कईयों ने जेल की सजा झेली और कईयों ने अपने परिवार और आरामदायक जीवन को त्याग दिया। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, आजादी। धीरे धीरे यह आंदोलन एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। लोग अब डरने के बजाय लड़ने लगे थे और अंततः कई सालों के संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। यह कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि अंग्रेज भारत कैसे, बल्कि यह इस बात की कहानी है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने चालाकी, साजिश और ताकत के दम पर एक पूरे देश पर राज किया और फिर कैसे उसी देश के लोगों ने अपनी एकता और हिम्मत से अपनी आजादी वापस की।